जिसे 1526 में तुड़वाकर बाबर ने मस्जिद बनवा दी थी। हजारों लाखों की संख्या में मुसलमान यहाँ इकट्ठा होना चाहते थे। शुक्रवार के दिन जिस मस्जिद में आमतौर पर 300 से 400 लोग नमाज पढ़ने आते थे, इस बार 3000 से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं और बाहर खड़े लोगों में बात फैल जाती है कि मस्जिद में तोड़फोड़ चल रही है। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सामने से पत्थरबाजी शुरू कर दी। जो लोग मस्जिद बचाने आए थे वही मस्जिद पर पथराव करने लग जाते हैं। शायद जो लोग ये देश चलाते हैं वही इस देश को जलाते हैं। यूपी के संभल में संभल की ये बात है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर संभल की, जहां 19 नवंबर को करीब 1:30 बजे पिटीशन फाइल की जाती है। कोर्ट से मात्र 2.5 घंटे में सर्वे का ऑर्डर आ जाता है और ऑर्डर आने के महज 2 घंटे के अंदर अंदर सर्वे की टीम मस्जिद पहुंच जाती है। 2 घंटे के सर्वे के बाद 7:45 बजे सर्वे की टीम चली जाती है और इसके बाद भी मस्जिद के पूरे इलाके में भारी मात्रा में पुलिस फोर्स के साथ साथ पीएसी और आरपीएफ एक्टिव रहती है। दरअसल कैला देवी मंदिर के महंत का ये कहना है कि संभल की शाही जामा मस्जिद असल में श्री हरिहर मंदिर था, जिसे 1526 में तुड़वाकर बाबर ने मस्जिद बनवा दी थी। वो कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान विष्णु के दशावतार कल्कि का अवतार होना है और उन्होंने ही कुछ लॉयर्स के साथ मिलकर ये पिटीशन फाइल की है। 95 पेजेस की इस पिटीशन में उन्होंने बाबरनामा और आईने अकबरी जैसी बुक्स और 150 साल पुरानी एएसआई की एक रिपोर्ट को शामिल किया है, जो मस्जिद की जगह पहले मंदिर होने के सबूत देते हैं। ये जल्दबाजी के सर्वे के बाद टीम तो वहां से चली गई, पर लोगों में अलग अलग तरह की बातें शुरू हो गई। सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने बोला कि कोई इमरजेंसी नहीं थी। उसके बाद भी डीएमएसपी पुलिस प्रशासन के साथ में आया। यहाँ के मुसलमानों और सब लोगों ने मिलकर ये चीज साबित की है कि हम लोग कोर्ट के मामले में कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हम संभल का माहौल बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। हजारों लाखों की संख्या में मुसलमान यहाँ इकट्ठा होना चाहते थे, लेकिन लोगों की गुजारिश पर यहाँ नहीं आने दिया गया। इसके बाद उन्होंने वर्शिप एक्ट 1991 का भी जिक्र किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वर्शिप एक्ट में ये कहा गया है कि जो भी धार्मिक स्थल 1947 में जिस जगह भी है वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। उनमें किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं की जाएगी एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर एंड राम जन्मभूमि। और इसी एक्ट को चैलेंज करते हुए वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि और अब ये संभल की शाही जामा मस्जिद के केसेस चल रहे हैं। सर्वे के 3 दिन बाद जुम्मे की नमाज के लिए पुलिस पूरी तरह से एक्टिव थी। उन्हें इंटेल था कि कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है। मस्जिद की वैसे 3 एंट्रेंस थी, पर 2 को बंद रखा गया और केवल एक ही गेट खोला गया ताकि आने जाने वालों पर अच्छे से नजर रखी जा सके। शुक्रवार के दिन जिस मस्जिद में आमतौर पर 300 से 400 लोग नमाज पढ़ने आते थे, इस बार 3000 से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं। भीड़ को देख के पुलिस को मस्जिद का तीसरा गेट भी बंद करना पड़ जाता है और लोगों को दूसरी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की अपील करनी पड़ती है। इसके बाद सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क फिर से काफी भड़काऊ स्टेटमेंट्स मीडिया में देते हैं। अगले दिन सर्वे टीम को मस्जिद आना होता है तो पुलिस फोर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है और सांसद जिया उर रहमान के पिता और 32 और लोगों को शांति भंग या पीस ब्रीच के खतरे में पाबंद कर दिया जाता है या घर से निकलने से मना कर दिया जाता है। 24 नवंबर को सुबह 6:30 बजे सर्वे टीम मस्जिद के अंदर पहुंची। इस बार जामिया कमेटी भी उनके साथ थी। उन्हें 7 से 11 बजे तक का टाइम सर्वे के लिए दिया गया था। करीब 8:30 बजे मस्जिद के पास भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। कुएं को चेक करने के लिए पानी बाहर निकाला जाता है और बाहर खड़े लोगों में बात फैल जाती है कि मस्जिद में तोड़फोड़ चल रही है और वो लोग मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सामने से पत्थरबाजी शुरू कर दी। छतों से फायरिंग होने लगी। भीड़ ने 10-12 साल के बच्चों को और महिलाओं को आगे कर दिया और उनसे पत्थर फेंकवाए। भीड़ इतनी ज्यादा हावी हो गई कि पुलिस को गलियों में छुपना पड़ा। मस्जिद पर भी कई पत्थरों के निशान देखने को मिलते हैं। जो लोग मस्जिद बचाने आए थे वही मस्जिद पर पथराव करने लग जाते हैं। फिर गोलियां चलने लग जाती हैं और कई बाइकों और गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। सुबह करीब 10 बजे सर्वे टीम को सिक्योरिटी के साथ सेफ जगह पे पहुंचाया जाता है। बात इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि पुलिस को रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और लाठी चार्ज कर दिया जाता है।
एसपी को खुद गन लेके मोर्चा संभालना पड़ता है। ये सब करीब 5 घंटे तक चलता है और इसी बीच भीड़ में से 4 लोगों की गोली लग के मौत हो जाती है। जिन लोगों की मौत हो जाती है उनके घर वालों का कहना था कि पुलिस वालों ने उन्हें गोली मारी है, पर पोस्टमार्टम में पता चलता है कि उनकी मौत देसी कट्टे की गोली से हुई है, ना कि पुलिस वालों की बंदूक से। मरने वालों में से 2 लोगों के घर मस्जिद से करीब 5 किलोमीटर दूर थे। इसका मतलब बवाल करने के लिए पहले से ही लोगों को मौके पर आने के लिए बोल दिया गया था। भीड़ के पास भारी मात्रा में चाकू और इलीगल गन्स भी थे। भीड़ में ज्यादातर औरतें और यंगस्टर्स थे, पर इनमें 13-14 साल के बच्चे भी देखने को मिले। पुलिस बताती है कि भीड़ का मेन फोकस सर्वे टीम पर था और ये भीड़ हिंदू इलाकों में घुसने की भी कोशिश करती है, पर पुलिस उन्हें वहां से खदेड़ देती है। हिंसा के बाद जब रोड्स की सफाई करवाई जाती है तो 4 ट्रॉली लग जाती हैं पत्थर उठाने में। इतनी अमाउंट में ये पत्थर एकदम से कैसे आए, ये बात सोचने वाली है। पुलिस कमिश्नर खुद कहते हैं कि संभल की हिंसा अचानक हुआ बवाल नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत इस हिंसा को राजनीतिक लाभ लेने के लिए कराया गया है। पुलिस का मानना है कि ये सभी लोग बल्क मैसेजेस भेजकर जामा मस्जिद के पास इकट्ठा किए गए हैं और इन आरोपियों ने कश्मीर स्टाइल में पत्थरबाजी की है। इस हिंसा की जड़ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के उस बयान को माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि आओ और मस्जिद को प्रोटेक्ट करो। अगले दिन शहर में इंटरनेट और स्कूल्स बंद रहे, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री सील कर दी गई और 10 दिसंबर तक किसी भी बाहर के इंसान के शहर में आने पर बैन लगा दिया गया है। पूरे शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। सर्वे की रिपोर्ट वैसे तो 29 नवंबर तक आनी थी, पर हिंसा के कारण रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई और कोर्ट ने सर्वे टीम को और 10 दिन का समय दिया और रिपोर्ट को पब्लिक करने को भी मना कर दिया गया है। अब जाकर चीजें थोड़ी नॉर्मल होने लगी हैं, पर मस्जिद के पास अभी भी कई घरों पर ताले हैं। स्कूल्स खुल गए हैं, पर अभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर रहे हैं। हिंसा के 5 दिन बाद 29 नवंबर को शहर में इंटरनेट तो वापस आया, पर लोगों के दिलों से डर नहीं खत्म होता दिख रहा है। दुकानें खुलने लगी हैं, पर मार्केट में लोग नहीं दिख रहे हैं। शादियों के सीजन में भी गलियों में सन्नाटा है। सवाल ये उठता है कि ये कौन लोग हैं जो इस देश में रहते हुए, इसी देश का खाते हुए, इसी देश में आतंक फैलाते हैं। शायद जो लोग ये देश चलाते हैं वही इस देश को जलाते हैं। चलिए सोचिएगा जरूर। और आपको क्या लगता है कि ये वायलेंस क्या सच में लोगों का गुस्सा था या किसी पार्टी की 30 साल पुरानी सीट हार जाने का अफसोस? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।